नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, ये क्वेश्चन था नवंबर 2017 का। तो इसमें मैच द फॉलोइंग था। तो देखिए, इसमें बोल्ट्जमान अप्रॉक्सीमेशन गिव्स। इसमें बोल्ट्जमान अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है। एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। ई एफ क्या होता है, फर्मी लेवल। फॉर एनर्जीज ई ग्रेटर देन ई एफ प्लस थ्राइस ऑफ के टी, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 e to the power e minus e f by k t, राइट। फिर f of e जो होता है दिस इज इक्वल टू e to the power माइनस e f by k t, ठीक है। तो ये बोल्ट्जमान अप्रॉक्सीमेशन जो होगा ये आपका कौन सा होना चाहिए, इट शुड बी योर ए का ये फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है total number of holes in the valence band। देखिए, density of electrons in a semiconductor is related to the density of available states and the probability that each of these states is occupied। अगर हमें होल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है, तो जैसे ये होता है कुछ 1 माइनस एफ ऑफ ई, ठीक है, दैट मीन्स एफ एच ऑफ ई, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ होल और फॉर द स्टेट टू बी एम्प्टी, ठीक है। तो आपका फॉर होल्स इन द बैलेंस बैंड जो इंटीग्रल होता है इज टू द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो होगा आपका ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ई वी जी वी ई एफ एच ई टी ई, यानी कि बी का सेकेंड ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि मैंने p इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ई वी जी वी ऑफ ई इंटू 1 माइनस एफ ऑफ ई डी, आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये जो 1 माइनस एफ ई है ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग होल फॉर द स्टेट टू बी एम्प्टी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एच ई। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1 माइनस एफ ऑफ ई, ठीक है। उसके बाद इसने पूछा है पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल। पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल में क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल होता है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द बैंड गैप, पहले आप याद करिए, मैं आपको बताती हूँ। ई एफ आई माइनस ई मिड गैप जो होता है आपका, मिड गैप को हम ई जी बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू 3/4 के टी एल एन एम पी कॉन्जुगेट अपॉन एम एन कॉन्जुगेट। एम पी कॉन्जुगेट क्या होता है, इफेक्टिव मास ऑफ होल्स। एम एन कॉन्जुगेट होता है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इसको लिखते हैं ई एफ आई इज इक्वल टू ई मिड गैप प्लस 3/4 के टी एल एन एम पी कॉन्जुगेट अपॉन एम एन कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे मिड गैप एनर्जी लेवल जो होता है इट इज द एवरेज ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल। मींस जो ई जी होता है दिस इज इक्वल टू ई सी प्लस ई वी बाय 2 होता है। तो ई एफ आई इज इक्वल टू ई सी प्लस ई वी अपॉन 2 प्लस 3/4 के टी एल एन एम पी कॉन्जुगेट अपॉन एम एन कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल का वो क्या होगा, सी का थर्ड ई सी प्लस ई वी बाई 2 के टी एम पी कॉन्जुगेट बाय एम एन कॉन्जुगेट। यहाँ पी की जगह एच है और एन की जगह ई है। तो इसको जब आप फर्दर रिजॉल्व करोगे तो ये इसी फॉर्म में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ये जो है यहाँ पे प्लस होना चाहिए 3/4 के टी, इसको लॉग में लिया है शायद इसने, लेकिन होगा यही है, ठीक है। दूसरा पूछा है इसने डीबी स्क्रीनिंग लेंथ। डीबी लेंथ इज नथिंग बट द टिपिकल डिस्टेंस नीडेड फॉर स्क्रीनिंग द एक्सेस ऑफ चार्ज, ठीक है, by the mobile carriers present in the material। means after a movement of about 1 dB length away from the excess charge its effects on the mobile charges of the material are no longer felt। तो dB screening length होता है for screening the excess charge, ठीक है, by the mobile carriers present in the material। जब हम 1 dB लेंथ अवे चलते हैं आफ्टर कवरिंग द 1 dB लेंथ अवे फ्रॉम द एक्सेस चार्ज, इसका इफेक्ट जो होता है ऑन द मोबाइल चार्जेस ये नहीं होता, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट फिर मोबाइल चार्जेस का नहीं होता है। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, जो फॉर्मूला है इसका ये ऊपर वाला है। तो आपको इतना है पता। अब इसमें शायद ऑप्शंस मिस हो गए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो यही है कि ए का फोर्थ है, बी का सेकंड है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, सी का थर्ड है, ठीक है, एंड डी का फर्स्ट है,
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। इस लिस्ट को आप कैसे करेंगे? देखिए ये तो बहुत आसान है। ये जो इसने बोला बूलियन लॉजिक फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ द फंक्शन। अगर मुझे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का इन्वर्स निकालना होगा तो इसके ऊपर मैं एक बार रखूँगी। यूजिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम मैं इसको लिख सकती हूँ बार ए प्लस बार बी डॉट बार बी प्लस बार सी डॉट बार सी प्लस बार ए, यही लिख सकती हूँ। ये सी ए है ना। फिर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए बार प्लस बी बार डॉट, मैं इसको लिख सकती हूँ बी बार सी बार प्लस बी बार ए बार प्लस सी बार प्लस सी बार ए बार। तो यहाँ पे ये उसके बाद ये वैल्यू ए बार बी बार सी बार आएगी प्लस बी बार 2 बार है तो ए बार बी बार आएगा। ठीक है, एक मिनट रुकिए। ये वाला आपका फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका आंसर देखिए, पहले तो आप इसको ए को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बार सी बार प्लस ए बार सी बार, यही होगा प्लस बी बार सी बार प्लस बी बार ए बार प्लस बी बार सी बार प्लस बी बार सी बार ए बार। अब इसमें एक ये और ये कॉमन है तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए बार बी बार सी बार, ये और ये रिपीट कर रहा है। ए बार बी बार है प्लस ए बार बी बार, ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। ठीक है, देखिए ये दोनों भी रिपीट कर रहे थे ना, ये भी रिपीट कर रहा है ये भी रिपीट कर रहा है तो ये हमने एक बार लिख लिया। ये भी रिपीट कर रहा है तो हमने एक बार लिख लिया। ये भी रिपीट कर रहा है तो हमने एक बार लिख लिया। अब हम इसको कैसे इसको करेंगे? ए बार बी बार हमने कॉमन ले लिया इसमें से, फिर सी बार प्लस 1 एंड प्लस यहाँ पे ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी ए का 2 होगी। उसके बाद देखिए जो बी है ऑप्शन ए बी प्लस ए बार बी बार प्लस सी बार, इसको कैसे करेंगे? इसको भी तो करना है ना, तो इसका हम अब कैसे निकालेंगे? इसने बोला है ये वाला, इसके लिए हम क्या करेंगे? बी का ए बी प्लस ए बी बार प्लस सी बार, इसका हमने क्या किया? होल बार लिया। जब यूजिंग द फर्स्ट फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बार ए बी डॉट बार ए बी बार डॉट बार सी बार। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी बार ए बी बार ए बार बी बार डॉट सी, यही होगा ना। यूजिंग सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ डी मॉर्गन लॉ ये हो जाएगा बार ए प्लस बार बी डॉट, हम इसको बोल सकते हैं ए प्लस बी, ये सेकेंड वाला फॉर्म ऐसे ही आएगा, एंड देन सी। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए बी बार प्लस ए बार बी एंड डॉट सी, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए एक्स और बी का सी। तो यहाँ पे ये वैल्यू इसका कॉम्प्लीमेंट ये आएगा। अब ए प्लस बी सी है, ए प्लस बी सी के लिए हम क्या करेंगे? ए प्लस बी सी है थर्ड फंक्शन, इसके लिए इसका कॉम्प्लीमेंट इसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये वैल्यू ए डॉट बी बार सी, ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार, तो f इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार। सॉरी ये ही आएगा इसका आएगा। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन। अब डी ऑप्शन कह रहा है डी मॉर्गन थ्योरम, वी हमें इसमें क्या मिलेगा? ए बी सी इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे प्लस इसका जब आप लोगे तो इसका लास्ट ऑप्शन ही आएगा ए बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार, तो ये वाला ऑप्शन आएगा फोर्थ। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या आएगा? ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का फोर्थ, डी का फोर्थ, सी का फर्स्ट,
बी का थर्ड, ए का सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इसका, अगर आप देखो तो एक मिनट, इसमें ए ऑप्शन क्या था? ए ऑप्शन शायद इसमें नहीं है, टाइप होना भूल गया, लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन ही होगा। ठीक है, मैंने आपको वर्किंग बता दी है कैसी होगा, इट्स वेरी इजी। ठीक है, अभी हम ये वाला करेंगे, ये वाला जो ये है ना कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स वाला। इस क्वेश्चन में आप देखिए, इसने बोला है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर आर इन फैक्ट द प्राइमरी ट्रांसड्यूसर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। Because a capacitive transducer is a non-loading, non-contact और non-invasive type transducer for displacement measurements, ये भी true है but it is not the correct explanation of A। तो ये second वाला option सही होगा। Capacitive transducer is the capacitor with a variable capacitance। इसमें क्या होता है, एक variable capacitance होता है। They are the primary transducers for the measurement of displacements। ये क्या होते हैं, displacement measure करते हैं, ये displacement measure करते हैं, right? And they comprise two parallel metal plates। दो parallel metal plates होती हैं that are separated by air, जिसमें air होती है, called dielectric। C is equal to epsilon A upon D। ठीक है, if the instruments using capacitive transducers, in the instruments using capacitive transducers value of the capacitor changes due to change of the input quantity to be measured। अगर input quantity की value change होती है तो capacitance की value भी change होगी। it is used widely for the measurement of displacement pressure। तो capacitive transducers non loading, non contact, non invasive type होते हैं for displacement measurement। they measure the nearness of the object without any mechanical coupling। nearness of object measure करते हैं। only coupling is through electrostatic forces of attraction। किसके थ्रू? the only coupling is through electrostatic force of attraction between object and one plate of capacitor। तो दोनों ट्रू हैं बट और इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a reflex klystron is a single cavity klystron that overcomes the disadvantages of two cavity klystron oscillator। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, because it is a high power microwave generator operating beyond 60 gigahertz and the generating power in kilowatts, its efficiency is very high in the order of 70%। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब रीजन देखिए क्या है। klystron oscillates if a fraction of the output power, if the fraction of the output power is fed back to the input। ठीक है, and if the loop gain has a magnitude of unity with a phase shift of the multiples of 2 pi, 2n pi लिख लो। तो टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर इज यूजुअली नॉट कंस्ट्रक्टेड। जनरली टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन ऑसिलेटर हम नहीं बनाते हैं। टू कैविटी क्लाइस्ट्रॉन not constructed। Why? Because when the oscillation is varied, the resonant frequency of each cavity, हर cavity का जो resonant frequency होता है, and the feedback path phase shift must be readjusted। resonant frequency and the feedback path phase shift must be readjusted। ये हमेशा readjust होना चाहिए for positive feedback, for positive feedback। रिफ्लेक्स क्लैस्ट्रॉन एक सिंगल कैविटी क्लैस्ट्रॉन होता है दैट ओवरकम्स डिसएडवांटेजेस ऑफ टू कैविटी क्लैस्ट्रॉन। ये सही है, लेकिन ये हाई पावर माइक्रोवेव जनरेटर नहीं होता, ये लो पावर माइक्रोवेव जनरेटर होता है। ठीक है, ऑफ 10 to 500, जिसकी जो पावर कैपेसिटी होती है वो 10 to 500 मिलीवॉट होती है। याद रखिए, रिफ्लेक्स क्लैस्ट्रॉन लो पावर माइक्रोवेव जनरेटर होता है जिसकी कैपेसिटी 10 to 500 मिलीवॉट आउटपुट होती है एट अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 1 to 25 गीगाहर्ट्ज। 1 to 25 गीगाहर्ट्ज तक होते हैं विद एन एफिशिएंसी ऑफ अबाउट 20 to 30%। इसीलिए ये फॉल्स है। लो पावर है, 1 to 25 गीगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करता है एंड इसकी एफिशिएंसी 20 to 30% है। इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट होगा वो थर्ड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, sampling theorem forms the basis for the relation between continuous time signals and discrete time signals। if the sampling is done at Nyquist rate, the signal xt can be reconstructed from the sample values xn is equal to x of nts। देखिए दोनों ट्रू हैं, because sampling theorem forms the basis for relation between continuous time signal and discrete time signal। दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, sampling theorem is the bridge between continuous time and discrete time signals because we convert continuous signals to discrete signals। हम continuous signals को discrete time signals में change कर सकते हैं using sampling theorem। using sampling theorem, right? y of n is equal to x of n ts। ts क्या होता है? sampling interval होता है।
नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम क्या था कि इसने बोला है इफ सैम्पलिंग इज डन एट नाइक्विस्ट रेट अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स सैंपल्स एंड कैन बी रिकवर्ड बैक व्हेन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल. ये नाइक्विस्ट रेट होता है, right? So we want to convert the continuous time to discrete time signals. The sampling must be done at Nyquist rate. Application में क्या है कि PCM में it is useful to represent a signal in terms of sample values. PCM में use होता है ये at appropriate spaced interval. Signal can be reconstructed from the sampled form by passing it through an ideal low pass filter. Signal को हम एक ideal low pass filter के through pass करके signal को reconstruct कर सकते हैं. To ensure a faithful reconstruction, original signal must be sampled at an appropriate rate. इसीलिए R is the correct explanation of A. तो इसीलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स feel stress during the operation beyond their ratings. A is true. ठीक है, A is the true statement. ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स प्ले द रोल ऑफ टेकिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द पावर सिस्टम. जो आपका ये पावर सिस्टम होता है इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये लेता है एंड टर्निंग इट इनटू सुटेबल फॉर्म नीडेड बाय मोटर, और मोटर में किसी सुटेबल फॉर्म में इसको चेंज कर देता है. तो इट मे बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द गिवन पावर सोर्स एंड द ड्राइविंग मोटर. फॉर डीसी ड्राइव्स, जो आपकी डीसी ड्राइव्स होती हैं, इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स होते हैं. पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स होते हैं जैसे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर और अ चॉपर होता है. ठीक है, इट कैन बी यूज टू एडजस्ट द डीसी पावर. ये क्या करता है कि डीसी पावर को एडजस्ट करता है. पावर कन्वर्टर में कंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स होते हैं या चॉपर्स होते हैं जो कि डीसी पावर को जो कि एडजस्ट होता है. इट इज़ यूज्ड टू एडजस्ट द डीसी पावर. तो कॉन्ट्रास्ट में एसी ड्राइव्स जो होते हैं आपके, एसी ड्राइव्स, इनमें हम क्या यूज करते हैं, इन्वर्टर. इसमें हम इन्वर्टर यूज करते हैं टू एडजस्ट द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, टू एडजस्ट वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इन एसी पावर. ठीक है, तो दीज पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स यूज पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे आपके जीटीओ है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर है, या आपका आईजीबीटी है. ओके, आपका इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर है, आपका मॉसफेट है, आपका बीजेटी है. ठीक है, तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स यूज़ करते हैं. एसी ड्राइव्स में इन्वर्टर यूज़ होता है. ठीक है, जो कि वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं. डीसी ड्राइव्स में आप ये जो आपका जैसे मैंने बताया ना, ये डीसी ड्राइव्स, इसमें कंट्रोल रेक्टिफायर्स होते हैं. तो स्विचिंग डिवाइसेस आर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू देयर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी एंड देयर स्विचिंग स्पीड. तो मेजर ड्रॉबैक जो कन्वर्टर्स में ये होता है कि वोल्टेज एंड करंट स्ट्रेस ओवर द एक्टिव एंड पैसिव स्विचेस हाई होते हैं. ठीक है, सो डिवाइसेस विद हायर कैपेबिलिटीज आर रिक्वायर्ड. जैसे इसने बोला ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज एंड करंट का जो स्ट्रेस होता है ओवर एक्टिव एंड पैसिव, ओवर एक्टिव एंड पैसिव स्विचेस, ये क्या होते हैं, हाई होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है. अब इसने बोला स्नबर सर्किट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइसेस ड्यूरिंग टर्न ऑफ ट्रांजिएंट्स. देखिए, स्नबर्स एनर्जी एब्जॉर्बिंग सर्किट्स होते हैं. ये क्या होते हैं, एनर्जी एब्जॉर्बिंग circuits. These are energy absorbing circuits that are used to suppress the voltage. snubber का मतलब ही है कि जो कि that is used to suppress the voltage, जो कि voltage को suppress करने के काम आता है. that is used to suppress the voltage spikes, used to suppress the voltage spikes caused by the, किसकी वजह से होता है, caused by the circuit inductance when the switch electrical or mechanical opens. तो इसने जो बोला कि स्नबर आर यूज टू इंक्रीज द अप्लाइड वोल्टेज, ये गलत है. इट इज़ यूज टू सप्रेस आएगा. इट इज़ यूज टू सप्रेस द अप्लाइड वोल्टेज स्पाइक्स caused by the circuit's inductance when a switch electrical or mechanical opens. तो स्नबर सर्किट में एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस RS का एंड कैपेसिटेंस CS का इन पैरेलल विद अ थायरिस्टर, इन पैरेलल विद अ थायरिस्टर. ठीक है, तो फास्ट टर्न ऑन ऑफ एन SCR बाय लार्ज dV बाई dt, अगर हम लार्ज dV बाई dt का रेटिंग लें इवन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ गेट सिग्नल कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग अ स्नबर सर्किट. फॉल्स टर्न ऑन जो होता है, हम फॉल्स
टर्न ऑन जो होता है, फॉल्स टर्न ऑन SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर बाय यूजिंग लार्ज dV/dt रीडिंग विदाउट यूजिंग गेट सिग्नल, इसको हम सर्किट्स स्नबर सर्किट से प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स, यहाँ पे लिख सकते हो दिस प्रिवेंट्स, ठीक है, विदाउट यूजिंग गेट सिग्नल। तो इसीलिए जो आपका आंसर होगा यहाँ पे ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे इसका जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। अगर इसका डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे देखो इधर क्या है, R है, इधर CS है, ठीक है। यहाँ पे आपका थायरिस्टर है, दिस इज योर थायरिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक लोड होता है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्विच होता है, एक स्विच होता है, एंड ये VS होता है, प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे करेंगे तो ये RS हो गया, ये CS हो गया, यहाँ पे स्विच हो गया। तो अभी ये वैल्यू जो होती है डिस्चार्ज करंट की होती है, दिस इज योर डिस्चार्ज करंट। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी फिर। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि वीडियो को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है तो वीडियो ज़्यादा लंबा जा सकता है, तो आप लोग बोर भी हो सकते हैं। आप बताइएगा 30 मिनट्स का वीडियो बनाया करूँ। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।